मेरा मुल्क खतरे है, आपको और मुझे इस मुल्क को बचाना पड़ेगा। सारे जग विच पई दुहाई सी, भुट्टो दी बेटी आई सी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया जुल्फिकार खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को एक खुदकुश हमले में शहीद कर दिया गया था और आज उनकी छठी बरसी है और आज गड़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनान अपने शहीद कायद से इजहार वाबस्तगी के लिए जमा है। लेकिन आज मुझे मोहतरमा के वो अल्फाज याद आ रहे हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान के लोगों के लिए कहे थे। उन्होंने कहा था, राइट नाउ दे फील they have lost their voice and their miseries have increased since my departure। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करूं, अब लोगों में उनकी आवाज के छिन जाने का और उनकी तकलीफ में इजाफे का एहसास मेरे जाने के बाद बढ़ गया है। साथ ही साथ आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी आज की तकरीर में पहले की निस्बतन पॉलिटिकल मैच्योरिटी का इजहार किया। उनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी नजर आई। उन्होंने पाकिस्तान में दरपेश अहम मसाइल का इजहार किया और साथ ही साथ उन्होंने जमहूरियत की बका को लाहक तमाम खदशात को रद्द करने के तमाम सियासी क़यादत को साथ मिलकर उनका मुकाबला करने की बात की। साथ ही साथ इन्होंने हुक्मरान जमात को दहशत गर्दी के हवाले से आड़े हाथों लिया और पीटीआई के साथ उन्होंने जो है पीटीआई के सामने उन्होंने जो उनकी सख्त तनकीद पीटीआई को उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस हवाले से हम अपनी गुफ्तगू का जो है वो आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपको एक हम रिपोर्ट दिखाएं। देखिए रिपोर्ट। यूं तो बेनजीर को शहीद हुए 6 साल बीत गए हैं, लेकिन अब की बार उनकी बरसी पर उनकी जमात इक्तदार में ना थी। बिलावल भुट्टो ने अपनी वालिदा की बरसी पर घड़ी खुदाबख्श में खिताब किया, जिसमें उन्होंने इस बरस होने वाले इलेक्शन पर खासी तनकीद की। इसमें क्या शक है कि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया की चंद नासिर की मर्जी नहीं थी कि हम जीते। वो तो हमारी टर्म भी पूरी नहीं करने देना चाहते थे। सारे हरबे नाकाम हो गए तो इलेक्शंस में धांधली की गई। सिंध में तो 300% ही जीत रहा था, लेकिन जब पंजाब की बात आई तो 300% ही हार गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि उन्होंने गैर शफाफ इलेक्शन के इंतखाबी नताइज तस्लीम किए। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को अवामी सदर का कैदी बनाकर रख दिया था। ये वो इलेक्शन थे जिनमें सिर्फ उन पार्टियों को कैंपेन करने की आजादी थी जिनको तालिबान की शफकत हासिल थी, और सिर्फ उन्हीं को घरों से निकलने की इजाजत दी गई। असफंदियार वाली, अल्ताफ हुसैन और मैं खुद मजबूर कर दिए गए थे कि हम वीडियो लिंक के जरिए कैंपेन चलाएं। बिलावल भुट्टो ने इस मौके पर आइंदा इलेक्शन के बारे में अपनी सियासी हिकमत अमली का भी ऐलान कर दिया। मैं आज बीबी की इस यादगार बरसी के मौके पर यह ऐलान कर रहा हूं कि अगले इलेक्शन से पहले बीबी के सारे बच्चे अमली सियासत में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने इस मौके पर अपनी सियासी हरीफ जमातों को भी आड़े हाथों लिया। ये दहशतगर्द कि जिस जंगल में इनका ठिकाना था वहां एक शेर भी पलता था। हम ये भी जानते हैं कि उस शेर का इन जानवरों से गहरा रिश्ता है कि इन दोनों का उस्ताद एक था जिसका नाम ज़ियाउल हक था। पाकिस्तान और पूरी दुनिया को हर किस्म की दहशतगर्दी का सामना है। ये एक उलझा हुआ मसला है, ये नारों और लॉन्ग मार्च से हल होने वाला मसला नहीं। ये बच्चों का क्रिकेट का खेल नहीं है कि आप जादू का बल्ला लहराकर सुनामी बल्ले बल्ले कहोगे
اور 90 دن میں دہشت گرد بھاگ جائیں گے۔ بلاول بھٹو نے جمہوریت کو بہترین انتقام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس برس ہم نے وہ کر دکھایا جس کا لوگ انکار کرتے تھے۔ آصف علی زرداری نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ میاں نواز شریف صاحب کو یقین دلاتا کہ اگر کسی نے جمہوریت کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بلاول بھٹو نے کارکنوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ بھٹو اور بی بی عوام کے تھے، میں نے بی بی کے بغیر جینے کی عادت ڈال لی ہے، کارکن بھی ایسا سیکھ لیں۔ بلاول بھٹو نے اپنی تقریر کا اختتام میں باغی ہوں کے الفاظ دہرا کر کیا۔ مذہب کے ٹھیکیداروں سے میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم۔ آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے اسٹوڈیوز میں اس وقت میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ سے عظمہ بخاری صاحبہ، اسلام آباد میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے مراد سعید صاحب نے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن اس وقت ہمیں لینی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، آپ دیکھ رہے ہیں بات سے بات۔ عظمہ صاحبہ، آپ سے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کروں گی۔ آپ نے ایک طویل عرصہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنا جو آپ کا سیاسی کریئر اس کا ایک طویل عرصہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی میں گزارا ہے۔ آج جو آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی سپیچ سنی، کیا اس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ صحیح معنوں میں آج وہ تیار ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے جانشین بننے کے لیے؟ دیکھیے، اس کا فیصلہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اور آپ تو شاید نہیں کر پائیں، اس کا فیصلہ تو پاکستان کے عوام کریں گے، چونکہ یقیناً وہ ہی بہتر جج ہیں، اور بھٹو صاحب کی اور بھی بہت ساری اولادیں تھیں، لیکن ان میں سے محترمہ بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ ایکنالج کرنا، ان کو اپنا لیڈر ماننا، یہ یقیناً پاکستان کی عوام کا فیصلہ تھا اور انہوں نے وہ کیا۔ اور بالکل میں خوش ہوں، میں ویلکم کرتی ہوں بلاول بھٹو صاحب کو پالیٹکس کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری ایک دعا ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ اپنی ماں اور اپنے جو نانا ہیں ان کی فلسفی اور ان کی پیپلز پارٹی جو ہے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں، اس فلسفی پہ چلیں جو انہوں نے چھوڑی تھی، اور اللہ کرے ان کو ایڈوائزر بھی اچھے ملے۔ اچھا، اب میں جاؤں گی اسلام آباد جائیں گے مراد سعید صاحب کی جانب۔ مراد صاحب، آج پی ٹی آئی کو بلاول بھٹو زرداری نے آڑے ہاتھ لیا، بہت جو ہے وہ تلخ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے عمران خان صاحب کے لیے۔ کہا گیا کہ بزدل خان نے نیٹو سپلائی حکیم اللہ محسود کے غم میں بند کی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ماریا، سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ محترمہ کی برسی کے موقع پہ ایک پازیٹیو میسج آنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ کہ بلاول کے سپیچ کو میرے خیال سے اتنا سیریس بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ آپ نے اس میں دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ مختلف تضادات تھی، اور آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں روایتی اور موروثی سیاست کی زندہ مثال آپ لوگوں نے دیکھی۔ بلاول بھٹو کی پہچان صرف اور صرف اتنی ہے کہ وہ محترمہ کا بیٹا اور بھٹو صاحب کا نواسا ہے، اس کی اپنی کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں، کوئی سیاسی سمجھ نہیں، اور اتنے اساتذہ کے ہوتے ہوئے بھی ان کی سپیچ میں ایک آپ دیکھ لیجئے کہ فیکٹس اینڈ فگرز تھے ہی نہیں۔ ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں اگر دہشت گردوں کی بات کرتے ہیں تو 5 سال یہ حکومت میں تھے، پوری قوم ان سے سوال کرتی ہے کہ آپ کی حکومت تھی تو آپ نے محترمہ کے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا۔ دوسری طرف آپ غریبوں کی بات کرتے ہو تو آپ کے ساتھ یہ بات اچھی نہیں لگتی، کیونکہ باہر پڑھنے کے بعد یہاں پہ صرف اور ایک اور چیز ماری آپ دیکھیں کہ یہ پولیٹیکل ورکر جو ہوتے ہیں اور جتنے لوگوں کی ایکسپیرینس ہے اور لوگوں نے جتنی قربانیاں دی ان کے ساتھ بھی مذاق ہو رہا ہے کہ ڈائریکٹ ان کو تخت نشین کر دیا گیا اور پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کو سیاست کی ابھی تک سمجھ ہی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس کو کم از کم لیڈرز کو کس طرح مخاطب کیا جاتا ہے پہلے تو یہ سیکھنا ہوگا، ابھی اس کے سیکھنے کا دور ہے، اور یہاں پہ جو بچپنا تھا اور امیچور سپیچ آپ نے سنی اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تیسری بات وہ غریبوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے والد صاحب جب یہاں پہ صدر تھے وہ استثناء کی بات کرتے ہیں، غریبوں کا جو پیسہ ہے جو لوٹ کے لے کے گئے ہیں ان کو پاکستان نہیں لے کے آئے، پاکستان کی جتنے ادارے تھے پی آئی اے تھے کہ ریلوے تھے کہ یہ سارے کولیپس کر گئے ان کے دور میں۔ اور تیسری بات جو مذاکرات پہ ہماری آخری بات مذاکرات پہ وہ تنقید کر رہے تھے تو اس کو سمجھنا ہوگا کہ 9 ستمبر کو
को जो APC हुई थी उसमें उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने भी साइन किया हुआ है, दस्तखत किया हुआ है, उनकी भी मर्जी में शामिल थी। उनको किसी चीज की समझ ही नहीं है। पहले तो इन फैक्ट एंड फिगर्स अपने पास लाने होंगे, उनके असातिज़ा को उनको अखलाकियात सिखाने होंगे, उनको कम से कम सियासत की समझ करनी होगी, और जितने पॉलिटिकल जी मुराद साहब, फवाद चौधरी साहब की जानिब चलते हैं। फवाद साहब, बहुत सारी ये तनकीद आ गई मुराद सईद साहब की जानिब से। उन्होंने कहा सियासी समझ ही नहीं है बिलावल भुट्टो जरदारी को, बचपना बहुत है, इमेच्योरिटी बहुत है, क्या कहेंगे आप? मेरा तो ख्याल है मारिया कि अगर आप जदीद जो सियासी तारीख है हमारी पोस्ट बेनज़ीर भुट्टो शहीद के, सबसे बड़ी स्पीच थी आज किसी भी सियासी लीडर की तरफ से। इस कदर क्लियर, इस कदर कैंडिड पोजीशन आज तक पाकिस्तान में और किसी लीडर ने नहीं ली, जुर्रत भी नहीं हुई किसी की। और जिस तरह उन्होंने हर मसले के ऊपर, जिस तरह उन्होंने तालिबान, इमरान खान को उन्होंने बराह रास्त तनकीद उस तरह से नहीं की। अगर आप उसका तनाजुर समझें, उन्होंने नवाज शरीफ साहब पर भी तनकीद की है, और तनकीद खास तनाजुर में की गई है। तनकीद ये है कि आप जो क्या आप इससे क्या नहीं, तो फवाद साहब क्या आप कहेंगे, क्या आप इसको डिनाई करते हैं जो अलकाब उन्होंने दिए दोनों लीडरान को? क्या आप ये कहना चाहेंगे जो उन्होंने बात की बुज़दिल खान कहा है वो इमरान खान साहब के लिए नहीं अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो किसी और के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, क्या कहेंगे? वो एक पॉलिटिकल जलसा था, और एक मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि खास तनाजुर में उन्होंने किए हैं। अगर इमरान खान साहब का जो नरम रवैया है तालिबान की तरफ, क्या उसको तनकीद ना बनाया जाए? और इखलाकियात की बात जो है वो PTI के जो यंगस्टर्स हैं उनकी तरफ से जरा इमरान खान साहब की पुरानी तकरीरें देख लें तो फिर तो ये कहना भी नहीं है। वो पॉलिटिकल लीडर्स वो अपना एक रिटोरिक जो है वो रखता है, हमेशा रखते हैं, वो पॉलिटिकल जलसे से खिताब कर रहे थे। की बात हो रही है, पॉलिटिकल रिटोरिक हमेशा मैं सिर्फ आपसे ये करना चाहता हूँ कि उनकी जो जिस कदर दलेराना उन्होंने मौकफ लिए हैं दहशतगर्दी के ऊपर, फिर मईशत के ऊपर जिस तरह से उन्होंने अपना फलसफा बयान किया है, जिस तरह से अपनी आइंदा की सियासत के ऊपर उन्होंने बयान किया है, बहुत अहम और बहुत बड़ी तकरीर थी। और जो दोनों लीडर्स की तनकीद आप बात कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब की और इमरान खान की, आप उनके दूसरा अगर पहलू देखें तो उन्होंने इनको सपोर्ट भी तो दी है। उन्होंने कहा है कि हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे, हम जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी इकट्ठा करेंगे। उन्होंने एक तरफ जो है वो तनकीद की है रवैयों को लेके, और दूसरी तरफ तारीफ मेरा आपसे सवाल ये है, आपने ये बात की, आपने ये बात की कि जलसों में इस तरह की गुफ्तगू हो जाती है, जलसों का ये एक का जो है ये जलसों में इसी तरह की जो है वो बातें होती हैं। मेरा आपसे सवाल ये है जो मुराद ने भी कहा कि ये कहा जा रहा है कि तालिबान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ आपकी अपनी पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो APC में उन्होंने गो अहेड दिया है कि इस पे जो है मुज़ाकरात तालिबान से बाकायदा उनका आगाज किया जाए। तो ये फिर क्या आप कहेंगे, ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है या क्या, ये भी जोश खिताबत में बात हो गई? मुज़ाकरात जो हैं वो पहले हमने 4 दफा APCs की, खुद पीपल्स पार्टी ने भी APC की। हम जो बुनियादी तौर के ऊपर दोबारा बिलावल साहब ने आज ये कहा है कि आपके मिनिमम एजेंडे के बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो ये तो फिर आपको याद तो चाहिए था, आपकी पार्टी जो है आपकी पार्टी, लेकिन ये कोई प्री कंडीशन नहीं थी फवाद साहब, माजरत के साथ कता कलामी माफ, कता कलामी माफ, कोई प्री कंडीशंस नहीं थी। APC में आपने इन कंडीशंस का कोई इजहार नहीं किया था, ये नहीं कहा था तालिबान हथियार डाल दें, तालिबान हमारे आइन को मारे, खून बहा दें, तो तब हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। वो मारिया APC को हुए बहुत अरसा हो गया, उसके नताइज बरामद नहीं हुए। हमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला है, जो पीपल्स पाकिस्तान का फैसला है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको एक्सप्लेन किया है कि आप एजेंडे के बगैर आगे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। और मुज़ाकरात का एजेंडा या तो मुझे बताएं जो उन्होंने एजेंडा सेट किया है उससे कोई इख्तलाफ कर सकता है? नहीं, इख्तलाफ करने की बात नहीं है। आपको ये तो बात ये हो रही है कि आपकी जमात एक और लाइन ले रही है, जमात और लाइन ले रही है, बिलावल साहब और लाइन ले रहे हैं। कल भी बात ये है वो सबको बात करने का मौका मिलना चाहिए। फवाद साहब जरा मौका दीजिए प्लीज, फवाद साहब मौका दीजिए। हाँ जी, देखिए बात यह है कि जो मुल्कों की पॉलिसीज होती हैं वो दिनों पे नहीं होती, और ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसके ऊपर मुझे वैसे हैरत हुई। यानी जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम जंग की तरफ जा रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट को, दूसरी तरफ ये बात की जा रही है। और APC के अंदर खुर्शीद शाह साहब मैंडेट लेके पीपल्स पार्टी का वहां गए थे, और अगर यानी ये जो हालात हुए हैं पिछले कुछ
दिनों में, जब से गवर्नमेंट हमारी 6 महीने हुए हैं आई है, और जब दहशतगर्दी के हवाले से जो मुख्तलिफ जो चीजें चल रही हैं, उसके हवाले से ये नहीं हो सकता कि जो पूरी पाकिस्तान की कहीं कोई डिसेंट नोट नहीं है। मारिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरी एपीसी के एलामिया के अंदर कोई डिसेंट नोट किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया, और जब एक पॉलिटिकल पार्टी तमाम ने एक फोकस कर दिया, और हमने ये आखिरी ऑप्शन नहीं रखा, हमने कहा है कि ये पहला ऑप्शन है। हम चाहते हैं, और देखिए जंगें जो होती हैं, जंगों के बाद भी फैसले टेबल के ऊपर आके होते हैं, तो हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तानी है इसके अंदर, जो अगर जिनके साथ बात हो सकती है यकीनन, लेकिन आईने पाकिस्तान को मुकद्दम रखते हुए जो गवर्नमेंट की स्टेट की रिट मानेंगे उनके साथ बात हो सकती है, और ये हमने बहुत क्लियर है हमेशा से। और इस हवाले से बहुत सारा होमवर्क भी किया गया, लेकिन नकीमुल्लाह महसूद वाला जो वाकया हुआ और उसके ऊपर, लेकिन आज भी जो है हमने उसको आखिरी ऑप्शन नहीं रखा। अगर स्टेट की रिट जो है तस्लीम नहीं की जाएगी, अगर जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से इस तरह से वो नहीं किया जाएगा, तो मैं समझती हूँ कि दोबारा बैठा जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक बंदे के कह देने से पूरी पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती। और इसके ऊपर या तो फिर ये है कि आप इसके ऊपर कैटेगोरिकली सामने आए, आप इसके ऊपर आकर पार्लियामेंट में आप मौजूद हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी वहां मौजूद है, आप उसके ऊपर बात करेंगे जी हम एपीसी से हट रहे हैं और हम एपीसी के एलामिये को अब नहीं मानते, फिर तो बात कुछ और है। लेकिन अभी मैं समझती हूँ कि बात ठीक कह रहे हैं कि जलसों की तकरीरें और होती हैं और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो और होते हैं। सब कुछ अपने भी डाली जा रहे हो यार, खुदा का खौफ करो। वो हमारे बंदे मार रहे हैं जिनके ऊपर एपीसी के बाद आपने 1300 अपना बंदा मरवा लिया है। आप कह रही हो कि एपीसी के ऊपर नहीं, तो 25,000 बंदा तो आपके दौर में भी मरा ना, आपने क्या किया? बात तो यह है कि क्या पीपल्स पार्टी फिर इतनी स्ट्रांग होती तो वो उन पे हाथ डालती। आज वो तालिबान जिनके ऊपर, जिनको ये बहुत बुरा समझ रहे हैं, जो बहुत बुरे हैं, जिनके साथ बात नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ फौजी ऑप्शन इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल यह है कि आज हमें सिखाने से पहले क्या पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे नहीं किए? क्यों उन्होंने हाथ नहीं डाला तालिबान के ऊपर? क्यों उनको खत्म नहीं किया जब उनके पास तमाम चीजें ऑन बोर्ड थी, जब वो इतने कैटेगोरिक और प्रिय के मोहतरमा शहीद का कत्ल था उनके हाथों के ऊपर? पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं किया, उनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला? जी फवाद, देखें बात यह है, बिल्कुल सही बात है। उस वक्त जो हुकूमत थी इसलिए उन्होंने हाथ नहीं डाला कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब वाज़े तौर के ऊपर राइट विंग पार्टीज इसके खिलाफ थी। अगर आप हुकूमत में यूनिलैटरल डिसीजन कर ले और आप ये बात कर ले कि आप इलेक्शन में आप उनके ये कह रहे हैं भाई हम अपोजिशन में होकर आपका साथ देने को तैयार हैं, आप आगे बढ़े। कोई अपोजिशन में रहकर सपोर्ट देता है? इमरान खान और नवाज शरीफ साहब में तो इतनी वो है ही नहीं अहलियत, नजर नहीं उनकी कि वो इस मसले का हल हम ही करेंगे, आपसे नहीं हुआ ना, हम करेंगे। अगर देखो तो देखिए हल कौन करेगा? 5 साल बाद हम जवाब देंगे कि इस मसले का हल होता है कि नहीं होता। पहली ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे और। फवाद साहब, अज़मा साहिबा, हम इस पे मजीद गुफ्तगू, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बात से बात। मुराद सईद साहब की जानिब जाऊंगी। मुराद साहब, क्या वजह है कि आप समझते हैं कि जो ट्विटर पे बिलावल भुट्टो जरदारी नजर आते हैं और जो फिर जलसों में बिलावल भुट्टो जरदारी नजर आते हैं, वो लगता है कि दो कोई डिफरेंट लोग हैं और उनसे कुछ, मतलब वो ट्विटर पे कोई और बात कहते हैं, कलवाया उनसे जलसों में कुछ और जाता है। ट्विटर पे उन्होंने आपका जो महंगाई जलसा था उससे सपोर्ट किया था, उसकी फेवर में थे, लेकिन आज वो कह रहे हैं जलसों से जुलूसों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या कहेंगे आप? देखिए मारिया, की बात यह है कि बिलावल भी ये समझते हैं, बच्चा तो है लेकिन ये कम से कम उसकी समझ में भी आती है कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर जो है इमरान खान है और अटेंशन हासिल करने के लिए वो खान साहब का ही नाम इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा कि तो उनकी आज की स्पीच में उन्होंने एक जगह पे कहा कि कोई सुनामी नहीं है, दूसरी जगह पे वो कह रहे हैं कि सुनामी को पंजाब में रोक दिया गया। और अगर कल फवाद साहब ने अभी आईन की बात की थी, तो कल अगर उनका स्टेटमेंट आपको याद हो तो उन्होंने जो बात की थी वो पाकिस्तान के आईन के खिलाफ थी। उन्होंने जो बिल्कुल बरअक्स है, उसको मेरे ख्याल से अपने नाना के बनाए हुए आईन को मैं अपने नाना के बनाए हुए आईन को अभी तक उसने नहीं पढ़ा। तो फवाद साहब जब आईन की बात करते तो मैं फवाद साहब को कहूंगा कि मैंने जो आगाज में बात की कि ये जो अगर आप बिलावल को देख रहे हैं वो आप उनके लिए स्पीच भी लिखते हैं, आप सब उनको तैयार भी करते हैं, फिर भी बेचते हैं, लेकिन वो बचपना है क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं गुजरा। और मैं इन जैसे लोगों को जो आईन और कानून को समझते हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल कुर्बानियां दी है, उन पे मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस वक्त कि वो डायरेक्ट किसी इतने
पार्टी के चेयरमैन बन जाते हैं। उसके साथ साथ जो दहशतगर्दी की यहाँ पे बात हो रही है, तो 5 साल में अगर आप देखें मारिया, तो दहशतगर्दी में इजाफा हुआ कि कमी आई? दहशतगर्दी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ इनके दौर में। और अगर ड्रोन हमलों के हवाले से ये बात करते हैं कि किसकी हमदर्दी में प्रोटेस्ट होता है, किसकी हमदर्दी में नहीं होता, तो उनको शायद वो भूल गए हैं कि हम पाकिस्तानी अवाम से झूठ नहीं बोलते। हमारा जो मौक़िफ़ होता है अवाम के सामने, वो बाहर भी होता है, अंदर भी होता है, असेंबली के फ्लोर पे भी होता है। अगर आपको याद हो तो गिलानी साहब ने उस वक्त एंड पेट्रिसन से कहा था कि आप ड्रोन हमले करते जाए, हम पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करते रहेंगे, फिर उसको भूल जाएंगे। कम अज कम हमारा मुनाफिकाना रवैया नहीं होता। उसके साथ साथ अगर आप देखें, मैं इदारों की बात कर रहा था कि अगर आप PIA को देखें, रेलवे को देखो, जितने हमारे पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशन है वो अगर कोलैप्स कर गए तो पीपल पार्टी के दौर में ही कर गए। और बाकी आखिर में मैं बिलावल को ये कहूंगा, इनके पार्टी के चेयरमैन तो बन गए हैं, लेकिन बच्चा है उसको अभी बड़ा होना होगा। अगर वो मियां साहब के साथ हमारा बहुत ज्यादा इख्तिलाफ हो तो अपनी जगह, लेकिन जब वो मियां साहब को मुखातिब करते हैं, जब खान साहब को मुखातिब करते हैं, जब अपने से बड़ों को मुखातिब किया जाता है, तो बड़े अखलाक से पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जलसों में तो आपने भी कोई हद जो है वो नहीं छोड़ी। जब अगर मारिया जो है वो मारिया उन्होंने अभी फवाद साहब ने इस स्टेटमेंट को जो वो बार बार खान साहब को जिस नाम से जो अल्फाज कह के मुखातिब कर रहे थे, तो फवाद साहब ने उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि ये खास तनाजुर में क्या गया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिलावल साहब, अगर आप इतने बहादुर हैं तो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े हो के आप स्पीच करते हैं, आवाम के बीच कभी आ जाए। अगर आप बात करते तो मैं एक नौजवान यहाँ पे आपके सामने बैठा हूं, मैं एक पोलिटिकल प्रोसेस से गुजर के आया हूं, मुझे पता है कि नौजवान पाकिस्तान का क्या चाहता है, मुझे पता है कि गरीब लोगों पर क्या गुजरती है, मुझे पता है पाकिस्तान में सियासत जो है वो कितनी मुश्किल काम है। हमें इन चीजों का पता है, हम इस प्रोसेस से गुजरे हैं। वो अभी बच्चा है, उसको फवाद साहब की जाना चाहते हैं। फवाद साहब, बार बार यही तनकीद आ रही है, कल वाली ट्विटर की स्टेटमेंट पे भी तनकीद आ रही है, क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है मारिया है कि मुराद बार बार कह रहे हैं कि वो उम्र छोटी है, वो भी मुराद से तो 1 साल बड़े हैं। वो बिलावल साहब मेरे ख्याल में मुराद तो बिल्कुल ही छोटा बच्चा है। अब पहली बात आप मेरी बात का जवाब दे दूं, अब बात यह है दूसरा मारिया जिसको आपने बड़ा खुल के सपोर्ट किया, जो मुराद बात कर रहा था कि आइन और कानून के ऊपर जो है वो आपने कहा दिया कि उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन जो है वो मैं देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने। और मारिया हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, अगर हो जाए तो आपने बढ़ चढ़ कर इसको सपोर्ट किया। नहीं, पहली बात तो यह है कि आइन 1973 के आइन में कोई क्रिश्चियन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन सकता था और ये ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम के जरिए ये अमेंडमेंट किया था और पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं उनको हेड ऑफ स्टेट बनने से रोक दिया था, जो गलत बात है। हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनने से हम इस जो सदर है उसका था मिनिस्टर, पाकिस्तान के लोगों का जमहूरी हक है, चाहे किसी अक़लियत को बंद बनाना चाहे, कोई हिंदू को बनाना चाहे, किसी सिख को बनाना चाहे, हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना, जो कि भुट्टो साहब ने खुद लिखा था। आपने गलत किया भाई, नहीं भुट्टो साहब ने, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, भुट्टो साहब ने 1973 में जो आइन बनाया था उसमें एसआई को इजाजत थी कि वो वज़ीर आज़म बन सके। अमेंडमेंट की थी 8वीं तरमीम में किया था उसको किया। और क्या मुझे आप बताएं कि क्या बरतानिया में आप समझते हैं कि एक मुसलमान वज़ीर आज़म बन जाए? क्या हिंदुस्तान में हम चाहते हैं एक मुसलमान वहां का सदर बन जाए? तो पाकिस्तान में अक़लियतों से हम ये सलूक क्यों करना चाहते हैं? सलूक नहीं करना चाहते, बात लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की है। बात ये है कि ये बात पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करे। तो देखिए ना, बाद में तो ये उनकी तरफ से वजाहत भी आ गई कि मैं चाहता हूँ, अच्छा मेरी बात सुने फवाद साहब, बाद में तो उनकी तरफ से वजाहत आ गई कि मैं चाहता हूँ आइन में तरमीम हो। बात क्योंकि जब कल इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई तो उनकी तरफ से आ गई कि तरमीम हो। तो ये बात करें ना, फिलहाल इस वक्त जो आइन है, नहीं बात ये हो रही है कि पीपल्स पार्टी जिस आइन के लिए पीपल्स पार्टी इतना क्रेडिट लेता है, जिस आइन के लिए पीपल्स पार्टी इतना क्रेडिट लेता है और बार बार याद कराता है कि हमने ये आइन दिया है, आज आपका चेयरमैन अगर इस तरह की बात कर रहा है, जब तक वजाहत नहीं आएगी तो इसी तरह की क्रिटिसिज्म आएगी। बिल्कुल। और मारिया लीडर की तरफ से आपने बात सुनी ना, और आप जैसी प्रोग्रेसिव और एंकर हैं, उनकी तरफ से ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल ही अनवारंटेड है ना। आपकी तरफ से तो ये क्रिटिसिज्म होना ही नहीं चाहिए। हमारी तरफ से क्रिटिसिज्म नहीं है, हम वजाहत चाह रहे थे। मुराद से ही जान चलते हैं। जी मुराद साहब। दूसरी
बात जो आप कर रहे हैं ना कि उन्होंने जो बात किया कि ये इमरान खान साहब को किया और उनको किया, पहली बात तो पीटीआई के लोग जब दूसरों को एहतराम करो तो बंदा सर पकड़ लेता है। यार पीटीआई में भी एहतराम का रवाज है, खुदा का वास्ते पीटीआई एहतराम का रवाज है। मुराद, पीटीआई में भी एहतराम का रवाज है। मुराद पूछ रहे हैं। जी आपसे पूछ रहे हैं, बताएं। पीटीआई में भी एहतराम का रवाज है। इन्होंने बात की, अच्छा फवाद साहब ने बात की कि मुराद उससे छोटा है, छोटा हूं या बड़ा, डेट ऑफ बर्थ तो अभी तक मैंने देखे नहीं कि क्या है इसका, लेकिन आप ये चीज देख रहे कि मैं एक पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजर के आया हूं। मैं यहाँ पे कोई स्टेटस को का नुमाइंदा नहीं हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही नहीं है। मैं यहाँ पे मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं तालीमी इदारों में वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके आया हूँ। मैं पाकिस्तान के गरीब लोगों के साथ रहते वहाँ यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये कम अज कम फर्क है कि बिलावल ने अभी तक मेहनत नहीं की, उसने सीखा नहीं। कम अज कम मैं इस प्रोसेस से गुजर के आया हूँ, पार्लियामेंट तक पहुंचा हूँ, तालीमी इदारों में सियासत की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, लोगों तक गया, जनता दूसरी बात मैं ये बात नहीं कर रहा कि किसको होना चाहिए वजीर आज़म और सदरी मुमलिकत, मैं ये नहीं कह रहा। बात हो रही है आइन की, आइन कुछ और कह रहा है और और तरामीम कितने की आइन कौन है? क्रेडिट तो आप लेते हैं, आइन का क्रेडिट तो आप लेते हैं कि हमारा बना हुआ आइन है, क्रेडिट तो आप लेते हैं। जब तक नवाज शरीफ साहब अपनी 18वीं तरमीम में राइट विंगर से हमारी जान नहीं छूटती, जब तक नून लीग और पीटीआई से हमारी जान नहीं छूटती, जो राइट विंगर्स अपोलोजिस्ट है, जो तालिबान अपोलोजिस्ट है और पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान के लोग मेंटेन नहीं करते, एक सेकंड फवाद साहब, एक सेकंड। आज बिलावल साहब ने भी बात की जी, पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हम पीछे रह गए। आज फवाद साहब भी कर रहे हैं कि जी जब तक राइट विंगर से, पीटीआई से, पीएमएलएन से हमारी जान नहीं छूटती तब तक तरमीम नहीं हो सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके साथ साथ आपको ये भी जो एक और चीज उन्होंने कही, बिलावल ने, उनका ये कहना था कि शेर भी वही दूध पीकर पला है जो दहशत गर्दों ने पिया हुआ है। जाहिर है आपकी जमात की तरफ जो है, तो पहले तो बात यह है कि जो ये एस्टेब्लिशमेंट की बात है, मुझे अफसोस ये है कि अभी भी अगर आपकी ये सोच है और पीपल्स पार्टी अभी भी इतनी अनरियलिस्टिक सोच के ऊपर चल रही है कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इनकी गवर्नमेंट में सब ठीक था और इन्होंने कोई करप्शन नहीं करी, इनसे कोई गलतियां नहीं हुई और उसके बाद जो है वो लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। मुझे सिर्फ ये बताइए कि 80% से ज्यादा जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स थे उनकी जमानतें जब्त हुई। फवाद से पूछिए इसको कितना वोट मिला। सो बात ये है कि आप खुदा का वास्ता इस्टेब्लिशमेंट की जान अब छोड़ दें। इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे बंद हो गए, अब वो नहीं हो सकता जो कभी पहले हुआ करता था। अब आप अवाम के ऊपर ट्रस्ट करना सीखें। अवाम जिसको लाना चाहते हैं इस मीडिया के अंदर, इस वाइब्रेंट मीडिया के अंदर ये है कि अवाम जितनी बादशाह हो गई है उसमें इनको तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। अब बलदियाती इलेक्शन के अंदर भी यही हालत है। सो बात यह है कि आप, मेरी ख्वाहिश है, मैंने पहले जैसे शुरू में भी कहा था, मेरी दुआ है कि ये वो सियासत करें जो पीपल्स पार्टी का तुर्रा इम्तियाज था, जिसमें वर्कर अहमियत रखता था, जिसमें तंजीमें अहमियत रखती थी, जिसमें लोग अहमियत रखते थे, जिसमें बड़े बड़े वो लोग जो हमेशा बीबी को जो है वो अजियतें देते रहे, वो आपके लीडर हैं आज पीपल्स पार्टी के। तो ये इस पीपल्स पार्टी में और उस पीपल्स पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था बहुत सारी तल्ख बातें हैं जो मैं नहीं करना चाहती, लेकिन जहां तक ये एस्टेब्लिशमेंट की बात है इससे निकल आए। ये अब पुराना नारा हो गया, ये अब नहीं चलेगा, ये पुराना नारा हो गया। और दूसरा जो शेर के वो पानी वो दूध पीने वाली बात है, तो देखिए मैं बड़ा एहतराम है मुझे भुट्टो शरीफ का, लेकिन उनके बारे में भी जो कहा जाता है, जिस तरह से माशाल्लाह जो है एडमिनिस्ट्रेटर वो भी रहे। सो मेरा ख्याल है कि इस तरह से गुफ्तगू करने से बात आगे तक। बिलावल साहब की बात आज तकरीर थी, उस पर मजीद हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बात से बात। फवाद चौधरी साहब की जानिब जाऊंगी। फवाद साहब, कल तक तो ये कहा जा रहा था कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो सियासत में 2018 से पहले नहीं आएंगे। आज उन्होंने इस बात की खुद जो है वो कह दिया इस बारे में कि मैं और मेरी बहनें जो हैं वो
सियासत का हिस्सा बनेंगे 2018 से पहले। आज जो है वो नाराज कारकुनों को, नाराज जालों को मनाने की बात भी की गई। ये भी कहा गया एक नई पीपल्स पार्टी जो है वो उभर के आएगी। तो क्या आपको लगता है कि भुट्टो कार्ड पे आप ये सारी जो है चीजें पूरी कर सकेंगे? एक भुट्टो कार्ड पे आप ये सारे वादे जो है पूरे कर सकेंगे? देखिए, भुट्टो कार्ड तो जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स ही या भुट्टो है या एंटी भुट्टो है, पाकिस्तान में तो पॉलिटिक्स ही और कोई नहीं है ना। दूसरी बात जो बिलावल साहब ने आज जो बात की है, देखें इंतखाबी सियासत एक और मामला है, सियासत एक और मामला है। इंतखाबी सियासत में जाहिर है कि एक बहस है पीपल्स पार्टी के अंदर और बिलावल साहब के साथ उनको इलेक्शन। हाँ, तो वो तो वैसे भी ऑलरेडी सियासत का हिस्सा हैं, तो ये उनको फिर कहने की क्या जरूरत है? सियासत में तो इंतखाबी सियासत में नहीं आ रहे। नहीं, इंतखाबी सियासत में भी आना है, जाहिर है उन्होंने इंतखाबी सियासत में भी आना है। और ये बहस है कि वो पहले आए 2018 से, इंशाल्लाह 2018 से पहले भी जो है वो आ सकते हैं, जरूर आना चाहिए। मैं तो बहुत एडवोकेट हूं कि उनको फौरन इलेक्शन लड़ना चाहिए और असेंबली में आना चाहिए, और इंशाल्लाह वो लड़ेंगे और जरूर आएंगे। लेकिन जहां तक बात की है आज जो उन्होंने जो अपनी स्पीच की है, अगर आप एक तो उन्होंने देखें पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है दहशतगर्दी, उसको कंप्लीटली और बड़ा उन्होंने स्पेसिफिकली एड्रेस किया है। उसके बाद उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर उनका पहले भी छपा था, उन्होंने कहा कि मैं इससे बागी हूं इस निजाम से कि जिसमें गरीब के मुंह से नवाला छीन करके अमीरों के डाला जाए। तो जैसे हमारे यहाँ इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है वो सरमायादारों की पॉलिसी है, प्राइवेटाइजेशन को जिस तरह से वो चलाना चाह रहे हैं उसके पीपल्स पार्टी खिलाफ है। हम पर्सनलाइजेशन समझते हैं उसको, सब कुछ उठा के जो है वो यहाँ पे प्राइवेटाइज कर दो और अपने दोस्तों को सब कुछ बांट दो, ये तो नहीं चलने वाला ना। इसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जो है वो पूरा स्टैंड लिया है। पार्टी में तीसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये की है कि जो वजीरों से गलतियां हुई हैं, जो पहले गलतियां हुई हैं, जो करप्शन जो है उसने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान के इदारों उसके ऊपर उन्होंने उसको दोबारा खड़ा भी तो करना है। नई बातें लेके चलेंगे, जवाब देना चाह रही हैं अज़मा साहिबा, इसका जवाब देना चाह रही हैं। जी, बात ये है कि मुस्लिम लीग नून ने 6 महीने में बिजली उन्होंने ठीक करने की वो उल्टा बंधन। अगर बिलावल भुट्टो साहब की पार्टी जो है वो पिछले 5 साल में दौरे इक़्तिदार में ना होती और फिर वो कहते हैं कि ये नहीं हुआ और गरीबों को कुछ नहीं मिला, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि गरीबों की हालत बेहतर करने के लिए पिछले 5 साल में क्या हुआ? करप्शन के साथ इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया, जिनकी प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, वो रुपए के जो है वो लॉसेस के साथ जा रहे हैं। वो चलने, रेलवे की हालत देख लें, PIA की हालत देख लीजिए, बाकी इदारे जो हैं वो देख लीजिए। स्टील मिल के पास बेल आउट पैकेज देना पड़ा उनको, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं। अगर उनकी हालत खराब है तो इसका मतलब है कि उठा के आपके दोस्तों में बांट दे भाई, ये कोई दोस्तों में कौन बांट दे? ये तो आपकी प्रिजम्पशन है ना, दोस्तों में बांटने का रवाज पीपल्स पार्टी में था, वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ दोस्तों में बांटने का। रेवड़ियां आपने बांटी थी बहुत सारी। अपना रेलवे ठीक नहीं चल रही है, साथ रेलवे का बेड़ा गर्क कितने 5 साल में हुआ, उससे पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हो रहे, इस तरह नहीं होने देना। रेलवे चलने की कभी छोड़ी नहीं आपने, ट्रेनें चल रही थी पीपल्स पार्टी के दौर में, पता है आपको 39 मियां साहब ने $6 बिलियन की इस वक्त वो असामी है। छोड़ दें ये बातें। फवाद साहब आप जो बात कर रहे हैं, क्यों छोड़ दें? फवाद साहब आप जो ये बात कर रहे हैं कि बिलावल करप्शन बहुत हो गई। नहीं, करप्शन बहुत हो गई, आपका बोयावा काट रहे हैं ना हम, बहुत कैसे हो गई? आप तो वकील रहे हैं ना, वैसे भी करप्शन की वो छोड़ दें आप। करप्शन जितनी इस पिछले दौर में हुई है, जितना अदारों का बेड़ा गर्क किया है, वो उसको ऐसी तो नहीं जान छुड़ाई जा सकती, उसको बहुत साल काटना पड़ेगा। ये सिर्फ बात छोड़ देने से खत्म नहीं हो जाएगी ना। अदारों को चलाना है हमें, स्टील मिल के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो बेल आउट पैकेज देना पड़ा दूसरे महीने। ये तो हालत है। अच्छा, PIA की हालत देख लें आप क्या है। अच्छा, ये बताइए फवाद साहब कि आप ये बात कर रहे हैं कि बिलावल साहब उस वक्त इक़्तिदार में नहीं थे जिस वक्त इदारों का जो है वो बेड़ा गर्क जिस तरह कहा जा रहा है हुआ था, उस वक्त बिलावल साहब इक़्तिदार में नहीं थे। तो आप ये मानते हैं कि गलतियां आपकी लेकिन आप ये मानते हैं कि आपकी हुकूमत से, आपकी पार्टी से गलतियां हुई हैं, ये आप मानते हैं? इसमें तो कोई शुबा नहीं है। ये बिलावल साहब ने आज भी कहा बड़े वजीरों से गलतियां हुई हैं और उनको कहा उन्होंने ठीक करेंगे, और बिल्कुल उनको ठीक करना चाहिए। गलतियां हुई हैं, उसमें क्या शुबा। और बड़ी जगहों के ऊपर जो है वो हम बेहतर कर सकते थे, जो हम नहीं कर सके। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो एक एज है, करप्शन की वजह से नहीं कर सके बिलावल, फवाद साहब क्या करप्शन की वजह से नहीं कर सके? इंटरेस्ट और थे वज़रा के, क्या वजह थी कि नहीं कर सके? और अब आपको याद आ रहा है उस वक्त वजीरों को खींचा नहीं गया, अब याद आ रहा है कि जब आप अपोजिशन में। ऐसा ही होता है,
نہیں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ری تھنک کرتے ہیں, کہاں غلطیاں ہوئی, کہاں پہ معاملات کو بہتر کرنا ہے. آپ ہمیشہ اپنا کیتھارسس کرتے ہیں نا, یہ تو نہیں آپ اقتدار میں بار بار آتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں اس کو. اب مثال کے طور پر آپ یہ ابھی دیکھیں نا, کیا جو یہاں پہ سندھ گورنمنٹ میں ابھی آ کے انشاءاللہ آپ لوگ آئیں گے 1 فروری کو جب یہاں سندھ فیسٹ شروع ہوگا, اور اس میں آپ آ کر کے دیکھیں گے کہ انٹیریئر سندھ میں کس قدر زیادہ جو ہے وہ واٹر کے اوپر کیا کام ہوا ہے, یہاں پہ انفراسٹرکچر کے اوپر کیا کام ہوا ہے, اور آپ آ کے آپ کو یہاں پر ایک تبدیلی جو ہے وہ نظر آئے گی آپ کو. اسی طرح سے جو انشاءاللہ بلاول صاحب کے انڈر پیپلز پارٹی 2018 میں کیتھارسس کرنے کا تو حق ہے نا پیپلز پارٹی کو. غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے انشاءاللہ. فواد آپ کیا کہہ رہے ہیں, بلاول کے انڈر پیپلز پارٹی ترقی کرے گی, زرداری صاحب کے انڈر پیپلز پارٹی ڈسٹروائے ہو گئی؟ پیپلز پارٹی نے, زرداری صاحب کے اندر تو جمہوریت نے ترقی کی ہے. کتنی دفعہ پاکستان میں 5 سال جو ہے وہ جمہوریت پوری کی ہے, کتنی دفعہ پیپلز پارٹی میں دیکھیں آپ 10 سال کے بعد آمریت 10 سال کے وقفے کے بعد جب وہاں پر حکومت آئی ہے, جی مراد صاحب کی جانب چلتے ہیں. 10 سال بعد جب ایک حکومت آئی تو کئی دیکھیں سب سے بڑی آئینی ترامیم ہوئی. آپ کا 60 سال پرانا جو پروونشل اٹانومی کا مسئلہ تھا, لوگوں کو کیا ملا فواد صاحب؟ روٹی کپڑا مکان کا کیا ہوا؟ روٹی کپڑا مکان کا کیا ہوا جو آج آپ لوگوں کو پالیسی دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ماریا بات یہ ہے, روٹی کپڑا اور مکان ایک دن کا حل نہیں ہے, یہ سسٹم. آپ کے پاس 5 سال سے 5 سال سے آپ کے پاس مراد صاحب کی جانب چلتے ہیں کہ ٹائم کم ہے. اسلام آباد کی ہیجمنی توڑتے ہیں اور چاروں پروونشل پروونسز میں وسائل دیتے ہیں, تو یہ سٹیپ ٹورڈ روٹی کپڑا مکان ہے. اچھا مراد صاحب کی جانب چلتے ہیں. مراد صاحب ایک طرف بلاول صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کے رزلٹ کو نہیں مانتے, دوسری طرف بات ہو رہی ہے کہ جی احتجاج جو یہ کیے جاتے ہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو حال ہی میں آپ کے احتجاج کو لے کے جو نیٹو سپلائی لائن بھی بلاکڈ ہوئی ہوئی ہے, یا جو آپ دھرنے دے رہے ہیں, اس کو لے کر دونوں پارٹیز جو ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی, پاکستان مسلم لیگ نواز بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں, تاثر دے رہے ہیں کہ شاید آپ ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں. ڈفرنٹ کوارٹر سے ڈفرنٹ ٹائم پہ یہ آواز آئی ہے. ہم صرف نہیں کہہ رہے, شیخ رشید صاحب نے خود کہا آن دی فلور آف دی ہاؤس کا. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں اس طرح کی ایک چیز ہے کہ ان سب کو کے اعصاب پہ ایسی پی ٹی آئی سوار ہے. اگر آپ دیکھیں میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ وہ کنفیوز ہے. کنفیوز کیوں ہے؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ سونامی ہے نہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ پنجاب میں سونامی کو روک دیا گیا. فواد صاحب سننے کی ہمت کرے. آپ نے تو اسٹیبلشمنٹ کی بات کی, آپ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کی بات کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے آپ تھوڑا حوصلہ کریں اور باتوں کو سنیں. کرپشن کا جو بازار گرم تھا, غریبوں کا جو خون چوسا گیا, ان کے دور میں چوسا گیا. جو ہمارے ادارے تباہ ہو گئے, انہوں نے تباہ کر دے. اکانومی کے اوپر اگر آج بلاول صاحب بات کرتے ہیں تو اکانومی کا اگر کولیپس کر گئے, ہماری سارے جو پیسے کا حشر کر دیا, جتنے انہوں نے نوٹ چاپے تھے, اور اس کا تو میاں صاحب نے ریکارڈ ہی توڑ دیا پہلے 5-6 مہینوں میں. تو میرے خیال سے اگر غریبوں کی یہ بات کرتے, اور کس بغاوت کا ذکر کر رہے تھے وہ بھی ابھی فواد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ میں باغی ہوں. کس چیز سے باغی ہوں؟ یہ پورا پاکستان آج کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پہلے کہتے تھے کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا, بھٹو کہیں سے نہیں نکلے گا, صرف زرداری کے گھر سے نکلے گا اور یا بھٹو کے گھر سے نکلے گا. اس کے بعد آج کوئی کہنے والا نہیں ہے اس کا, کیونکہ پاکستان کے غریب لوگوں کا خون چوسا آپ نے. آج آپ غریبوں کے لوگوں کی غریب کی بات کرتے ہیں, لیکن غریب کو غریب سے غریب تک آپ لوگوں نے کر دیا. یہ پولیٹیکل ورکر کا کے پی کے میں آ گئے ہیں, کے پی کے میں آپ نے کیا چینج لے آئے ہیں 6 مہینے میں؟ مجھے ایک اپنا کنٹریبیوشن بتا دیں, سوائے ہمارے بندے مارنے کے طالبان کے ساتھ مل کے ہمیں ایک کنٹریبیوشن بتا دیں کہ یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے, تو میں مان کر رہی نام پڑا کو ریفارم کر دیا آپ نے. کو تباہ کر دیا. مجھے بتائیں نا, پیپلز پارٹی ہم اقتدار میں نہیں ہیں نا, آپ فیڈرل نہیں ہے کے پی کے میں, ہمیں آپ بتا دیں آپ نے کیا کیا. فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاسی نعروں کی بات کی جائے, مراد صاحب فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی نعروں کی بات کی جائے تو آپ نے بھی اسی طرح جوش خطابت میں بہت نعرے لگائے جو کہ آپ پورا نہ کر سکے. 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی, بقایا اور بھی بہت سارے اس طرح کے نعرے جو آپ نے لگائے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ماریا, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اپنے وزراء کو ہم نے کرپشن پہ نکال دیا. یہ پاکستان کا ایک تاریخ ہم نے رقم کیا, اور پہلے سب سے پہلے عمران خان نے اپنی حکومت سے آغاز کر دیا احتساب کا, ان کو ہٹا دیا. ان کو دیکھیے جناب والا, آپ گیلانی صاحب کو دیکھیں, آپ سرداری صاحب کو دیکھیں, جتنا پیسہ بہت کم ہے, محبت ہے تو پاکستان کا پیسہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ بلاول کو سمجھائے, اس کو سکھائے. وہ میں کہہ رہا ہوں وہ بچہ ہے, ان کو اب سیکھنے کا دور ہے.
ہم اس وقت ہم آخر میں یہ کہنا چاہیں گے کہ آج جو ہم نے یہ ڈیبیٹ کی اور جس پہ ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر کو لے کے ہم چلے تو ڈفرنٹ کوارٹر سے ڈفرنٹ آوازیں آئیں، کہیں جو ہے وہ اپریسیشن آئی، کہیں سے بہت تنقید آئی، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ چاہے جو پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا پی ٹی آئی ہو، وہ عوام کے بارے میں عوام کے لیے کچھ سوچیں، اور یہ سیاسی نعرہ بازیاں اور یہ جلسے جو ہیں نا، ان سے ہمیں میرا خیال ہے نکلنا ہوگا اور عوام کی بات کرنی ہوگی۔ اس امید پر ماری ظفر خان اور بات سے بات کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ میں اپنے مہمانوں کی بہت شکر گزار ہوں، عظمہ بخاری صاحبہ، فواد چودھری صاحب اور مراد سعید صاحب، کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ماری ذوالفقار خان اور بات سے بات کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔